दोस्तों, हमारे समाज में आए दिन तमाम तरह की घटनाएं घट रही हैं और दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं जो सोचने पर मजबूर कर दे रही हैं और दिल को दहला देने वाली घटनाएं घट रही हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेरठ हत्याकांड। मुस्कान सौरभ। दोस्तों, एक पत्नी ही अपने पति की हत्या कर करके उसके शव को 15 टुकड़ों में काटती है अपने प्रेमी के साथ मिल करके, और इसके बाद उस शव को ड्रम में डालती है, एक बोरी सीमेंट का घोल बना करके भी उसमें डालती है। दोस्तों, उसी में उसको चिनवा देती है। दोस्तों, एक ऐसी ही घटना हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं, जो आज भी सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आज की भी घटना उत्तर प्रदेश के ही प्रतापगढ़ जिले की ही है, जहाँ पे एक पत्नी ही अपने पति को जिंदा जला देती है डीजल डाल करके। उसके बाद वहीं पर खड़ी होकर के उसके जलने का इंतजार करती है कि जब तक ये जल करके राख ना हो जाए। दोस्तों, अगर आप सुनेंगे तो आपका कलेजा कांप जाएगा कि उस पत्नी ने अपने पति के साथ कैसे क्या किया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। घटना में बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की घटना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की है। वहाँ पर एक परिवार होता है और परिवार में माता पिता होते हैं, 2 बेटे होते हैं। परिवार काफी खुशहाल होता है और इसके बाद जो माता पिता होते हैं बड़े बेटे की शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद जो बहू आती है, बड़ी बहू तो फिर भी ठीक होती है, अपना परिवार जैसे तैसे चला रही होती है। परिवार काफी अमीर भी नहीं होता है, परिवार गरीब ही होता है और इसमें उन लोगों का गुजर बसर बहुत ही अच्छे से हो रहा होता है। दोस्तों, जो पिताजी होते हैं वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं चंडीगढ़ में, और जो बड़ा बेटा होता है वो गुजरात रहता है, वो जो छोटा बेटा होता है वो घर पर ही रहता है अभी। दोस्तों, वो जैसे ही बड़ा हो जाता है वो भी अपना काम धंधा के चक्कर में वो चला जाता है। दोस्तों, वो देहरादून में जॉब करने लगता है, प्राइवेट जॉब होती है लेकिन अच्छी होती है। दोस्तों, अब इसके बाद जब अंकित की शादी की बारी आती है तो अंकित की शादी के लिए भी लड़की वाले आने लगते हैं। कई जगह लड़की भी देखते हैं उसके माता पिता, तो लड़की उन्हें पसंद नहीं आती है। एक लड़की उन्हें पसंद आती है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम पसंद आती है, परिवार के हर एक सदस्य को पसंद आ जाती है। दोस्तों, इसके बाद शादी की बात आगे बढ़ती है, लेन देन भी होता है और शादी का डेट 22 मार्च 2023 को रखा जाता है। दोस्तों, शादी की तैयारियां दोनों तरफ चलने लगती है, लड़के के घर पे भी और लड़के के घर पे, और शादी काफी जोर शोर से चल रही होती है शादी की तैयारी। दोस्तों, देखते ही देखते वो दिन आ ही जाता है 22 मार्च, और उस दिन अंकित को बारात लेकर के जाना होता है। घर में काफी खुशियों का माहौल होता है, बारात की तैयारी हो रही होती है और बारात शाम के टाइम निकल जाती है नीलम के घर पे। वहां जाने के बाद भी बारात का काफी स्वागत होता है और दूल्हा जो होता है अंकित, वो भी अपना नाचता है, डांस करता है। काफी खुशी होती है सबको कि अब मेरा छोटे बेटे की शादी है, जो भी करना है इसकी ही शादी में करना है, अब मेरा कोई नहीं है। दोस्तों, वहाँ पे जो भी स्टेज का कार्यक्रम होता है, शादी होता है, शादी होने के बाद जैसे ही सुबह होता है तो सुबह विदाई हो जाती है नीलम की। नीलम जब अपने पति अंकित के साथ में अपने ससुराल आती है, यहाँ आने के बाद वो 1 महीने तक रहती है और इस बार तो वो छुप छुपा करके रहती है, क्योंकि जो नीलम है, नीलम का एक लड़के से अफेयर होता है। उसको बहुत ही ज्यादा वो चाहती है, वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी कहीं और हो, लेकिन उसके माता पिता के दबाव में उसकी शादी हो जाती है। और यहाँ आने के बाद दोस्तों 1 महीना किसी तरह से वो रहती है, और जब अंकित के मोबाइल से कहीं से थोड़ा सा समय मिलता था तो वो अपने आशिक से बात भी कर लेती थी और नंबर को डिलीट भी कर देती थी। बड़े ही चालाकी से वो 1 महीना गुजार देती है और 1 महीने के बाद उसकी विदाई हो जाती है, अपने मायके जाती है। तो जाते समय जो अंकित होता है उसे एक मोबाइल मुंह दिखाई के तौर पर देता है। वो मोबाइल लेकर के अपने मायके चली जाती है। वहां जाने के बाद अब उसी नंबर से अपने प्रेमी को फोन करने लगती है और बराबर उससे बातचीत करने लगती है। दोस्तों, 3-4 महीने जब वहां पे बीतते हैं तो अंकित के जो पिताजी होते हैं वो जाते हैं विदाई के लिए, तो विदाई का दिन भी पड़ जाता है। फिर अगली बार जब जाते हैं अंकित के पिताजी तो उसे विदाई करा करके लेकर के आते हैं। जब आती है तो अंकित घर पे ही होता है। कुछ टाइम भी वो जब फोन लेकर के आती है तो अपने फोन से अपने आशिक से बात भी कर रही होती है। कई बार अंकित उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो ये गलत बात है, जो हो गया सो हो गया, पीछे तुम्हारी दुनिया में क्या था, मेरी दुनिया में क्या था, उससे हमें कुछ भी नहीं लेना देना है। लेकिन अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और अच्छे से रहो, किसी से बातचीत मत करो, जो हो गया उसे अतीत समझ करके भूल जाओ। लेकिन वो नहीं मानती है, वो वही सब करती है। दोस्तों, 1-2 महीना किसी तरह से बीतता है, अंकित देहरादून चला जाता है। अब ये घर में आए दिन ड्रामा करती है, चिल्लाती है, चीखती है और लड़ाई झगड़ा, जो अंकित की बूढ़ी माँ होती है उससे लड़ाई झगड़ा करती है आए दिन। अब घर में क्लेश बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, एक बार ऐसा होता है
कि वो 6 महीने जब यहाँ बीत जाते हैं तो उसके पिताजी आते हैं नीलम के, उसे विदाई करके लेकर के जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद अचानक वो गायब हो जाती है अपने घर से, अपने प्रेमी के साथ। जब किसी के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से जब अंकित के पिताजी को पता चलता है, तो वहाँ पे जाते हैं नीलम के घर पे और उसके पिताजी से कहते हैं कि नीलम कहाँ है, मुझे उससे मिलना है और आप लोग अगर विदाई कर दें तो मैं उसे लेकर के जाना चाहता हूँ। वो लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, उलट-पुलट करते हैं और किसी तरह से मिलवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नीलम वहाँ पे होती ही नहीं है, तो किससे मिलवाएँगे? इसके बाद जब अंकित के पिताजी कहते हैं कि मुझे पता चला है कि आपकी बेटी कहीं किसी के साथ भाग गई है, तो ये बताइए कि ये लड़की मेरे घर में रहने लायक है और मैं रखने लायक हूँ अपने घर में? जो नीलम के पिताजी होते हैं, अपनी बेटी को डाँटने की बजाय वो ऐसी बात करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने कुछ कहा या फिर कुछ किया, तो मैं तुरंत दहेज उत्पीड़न का केस करके तुम लोगों को जेल के अंदर करवा दूँगा और ज़िंदगी भर उस जेल के अंदर रहना और जेल की ही रोटी खाना। तुम जानते नहीं हो मेरे पास कितना पैसा है, मैं अगर कुछ पैसे पुलिस वालों को मुँह पर फेंक दूँ, तो उनका मुँह बंद हो जाए। दोस्तों, इस सब बातों को सुनने के बाद अंकित के पिताजी बड़े डर जाते हैं और घर आने के बाद अपनी पत्नी से बात करते हैं और सारी बातों को बताते हैं। अंकित की माँ होती है, वो भी डर जाती है कि शायद ये लोग हमारे साथ कुछ कर दें और कुछ दिन बीतता है, 2-4 दिन कि तभी पता चलता है कि वो वापस अपने घर पे आ गई है। दोस्तों, उधर से नीलम के पिताजी फ़ोन करते हैं अंकित के पिताजी को और कहते हैं कि नीलम आ गई है, इसे लेकर के जाओ। अंकित के पिताजी डरे तो होते ही हैं, वो जाते हैं वहाँ पे नीलम के घर पे और वहाँ जाने के बाद उसकी विदाई करा करके लेके आते हैं। जब नीलम अपने ससुराल में आती है, तो इसका आतंक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो अंकित की माँ होती है, वो बहुत ही सीधी-सादी होती है, वो ज़्यादा बोलने वाली नहीं होती हैं और परिवार भी वैसे ही होता है, शांत स्वभाव होता है, किसी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना होता है। लेकिन जो नीलम होती है, वो एक राक्षसी प्रवृत्ति की इस घर में प्रवेश करती है। इनके बाद इनके घर में तो क्लेश ही क्लेश होने लगते हैं। दोस्तों, अब वो आए दिन लड़ाई, झगड़ा, क्लेश करना शुरू हो जाता है। इस बार तो अंकित घर पे नहीं होता है। अंकित के पिताजी भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर समझ जाए, तो अगर मैं समझाऊँ तो शायद समझ जाए, क्योंकि मैं बड़ा बुजुर्ग हूँ, अगर समझाऊँगा तो उसकी शायद समझ में आ जाए। वो उसको बेटी की तरह प्यार करते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो, ये घर अपना है, जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में हुआ, कोई भी रहा होगा, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। जो कुछ भी हो गया, उसे भूल जाओ और हम भी भूल जाते हैं। अब अपना परिवार देखो, अंकित को सँभालो और हम लोगों को भी देखो। तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा परिवार है, यहाँ पे कौन है? तुम्हारा ही सब कुछ है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। दोस्तों, उसका रवैया वैसा ही होता है, अपने आशिक से फ़ोन पर बात करना, घर का कोई काम नहीं करना। बूढ़ी जो सास माँ होती हैं, वो खाना बना देती थी, वो अपना दिन भर लेटे-लेटे बात करती थी और आकर के खाना खा कर के फिर वही कि ताकि ये लोग कुछ कहें कि मैं लड़ाई करूँ। लेकिन जो अंकित की माँ होती हैं, वो लड़ाई करने की बजाय वो हर तरफ से झगड़ा सोचती हैं कि टल ही जाए तो अच्छा है, मैं कर ही लेती हूँ। दोस्तों, जो अंकित के पिताजी होते हैं, इसी दौरान वो अपने काम पर चले जाते हैं चंडीगढ़ और घर में ये तांडव तो करती ही रहती है आए दिन। और तभी अंकित की माँ फ़ोन करती है अपने बेटे अंकित को। वो कहता है कि ठीक है माँ, देख रहा हूँ, मैं छुट्टी लेकर के आ रहा हूँ। वो कहती हैं कि शायद बेटा ये बार-बार इधर-उधर जा रही है, कहीं इसका पति नहीं है, जो तुम साथ में नहीं हो, शायद इसलिए तो नहीं ऐसा कर रही है। वो कहता है कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, रुको मैं आ रहा हूँ कुछ दिन, देखो इसके बाद मैं छुट्टी जैसे ही मुझे मिल रही है, मैं आ रहा हूँ घर पे। दोस्तों, इसी बीच जो नीलम होती है, एक दिन रात को अचानक गायब हो जाती है। जो सास होती है अंकित की माँ और उसकी जेठानी यानी अंकित की भाभी और भाई, सारे लोग उसे ढूँढने का प्रयास करते हैं और जब इधर-उधर ढूँढते हैं, वो नहीं उसका पता चलता है गाँव में, खेतों में कि शायद कहीं भूल गई होगी, शायद चाहे फिर कहीं चली गई होगी, तो शायद इधर होगी तो मिल जाएगी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता है। तभी अंकित की माँ अंकित के पिताजी को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि आइए, ऐसी-ऐसी घर में बात हो गई है। अंकित के पिताजी तुरंत चंडीगढ़ से प्रतापगढ़ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद वो थाने जाते हैं, अपनी बहू की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। दोस्तों, कहीं न कहीं अंकित के पिताजी को ये भी बात डर सता रहा था कि कहीं नीलम के पिताजी दहेज उत्पीड़न का केस न कर दें और ऐसा न बोले कि हमारी बेटी को इसने गायब कर दिया और कहीं मार करके फेंक दिया, चाहे कुछ भी। इनके दिमाग में तमाम तरह की बातें चलने लगती हैं और वो डर करके वो पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ पे उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस भी खोजबीन में लग जाती है, उसे बहुत ही ज़्यादा खोजने का प्रयास करती है, लेकिन उसका इधर-उधर कहीं पता नहीं चलता है। तभी 1 महीने के बाद उसका पता चलता है कि वो मुंबई पहुँच गई है अपने प्रेमी के साथ में, क्योंकि उसका जो प्रेमी था, वो भी मुंबई ही रहता था। जब उसके पास चली जाती है, पता चलता है यहाँ पे कि वो वहाँ पे है।
जो अंकित के पिताजी होते हैं वो अपने परिवार में बात करते हैं कि इस बार आएगी तो हम उसे अपने घर में नहीं रहने देंगे, उसे उसके मायके ही भेज देंगे, क्योंकि इसका तो हमेशा का ही हो गया है, अपने प्रेमी के साथ चली जा रही है, कितने दिन जिंदगी ये चलेगी और कितने दिन ये रिश्ता कायम रहेगा। वो बहुत ही दूर तक सोचने लगते हैं। दोस्तों कुछ होता ऐसा है कि वो 1 महीने के बाद वापिस आती है तो सीधे अपने ससुराल आती है। यहाँ आने के बाद फिर से अपने जो उसकी सास होती है, फिलहाल उसका ससुर तो नहीं होता है, जो अंकित के पिताजी होते हैं, वो फिर से चंडीगढ़ चले गए होते हैं कि जब उसका पता चल ही गया है तो अपना आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों जब वो आती है, अकेली सास होती है घर पे, तो वो फिर से वही तांडव शुरू कर देती है। जब अंकित की माँ फिर से फ़ोन करती है अंकित को और कहती है कि तुम अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम घर पे आओ और अपनी पत्नी को सँभालो। वो कहता है कि ठीक है और दोस्तों वो अगले ही दिन देहरादून से जो अंकित होता है वो अपने गाँव प्रतापगढ़ के लिए आ जाता है। जब आता है तो परिवार में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो नीलम होती है वो भी अंकित को देख करके गुस्सा होती है, उसे कोई खुशी नहीं होती है। तभी अंकित पूछता है कि ये बताओ कि जब मैं आया हूँ तो मुझे देख करके तुम्हें खुशी नहीं है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? वो कहती है कि मुझे तुमसे ही दिक्कत है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम घर पे रहो और मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि क्यों? वो कहती है कि मैं बातचीत करती हूँ, तुम रोकते-टोकते हो, यही मुझे अच्छा नहीं लगता है और तुम्हारे जो परिवार वाले हैं, वो भी यही चाहते हैं कि मैं किसी से बात ना करूँ। अंकित बहुत अपने तरीके से समझाना चाहता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता है, तुम सबसे बात करो लेकिन गलत तरीके से नहीं, अपने प्रेमी से नहीं। जो कुछ भी हो गया उसे तुम पीछे छोड़ करके अब अपने नए घर में, अपने नए परिवार में और अपने नए रिश्ते में रहना शुरू कर दो, सब कुछ देखना कैसे सही हो जाएगा। वो इस बात पर राजी नहीं होती है, वो चिल्लाने लगती है। दोस्तों उस दिन का तो कैसे भी करके वो दिन चला जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो नीलम होती है सुबह-सुबह ही अपने पति अंकित से झगड़ा करने लगती है। जब अंकित कहता है कि क्या हो गया है? वो कहती है कि मैं किसी से बात करूँ, चाहे कहीं भी जाऊँ तुमसे कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम पूछने वाले हकदार हो सकते हो। वो कहता है कि क्यों? मैं शादी करके लाया हूँ, इतना तो हक मेरा बनता है कि तुम कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, इतना तो मैं जान सकता हूँ। वो कहती है कि नहीं। और दोस्तों इसी बात को लेकर के बात थोड़ा आगे बढ़ने लगती है और वो कहती भी है कि मुझे एक नथिया चाहिए और एक पायल चाहिए, बिछिया चाहिए और भी सामान वो उससे गिनाने लगती है और कहती है कि मुझे सब कुछ चाहिए, वो भी आज शाम तक। अगर नहीं मिला तो मैं इस घर को फूँक दूँगी, इसमें जितने भी लोग हैं सबको मैं फूँक दूँगी, सबको तबाह कर दूँगी, बर्बाद कर दूँगी। लेकिन जो अंकित होता है इस बात को सीरियस नहीं लेता है। वो सोचता है कि ये ऐसे ही बोल रही है, इसका क्या है? जब झगड़ा करती है तो ऐसे ही बोलती रहती है। दोस्तों अंकित सुबह के 9 बज रहे होते हैं, अपने घर से निकलता है और फावड़ा लेकर के अपने खेत में चला जाता है। वहाँ पे जाता है तो पीछे-पीछे जो उसकी बूढ़ी माँ होती है, वो भी कुछ बीज वगैरह लेकर के खेत में पहुँच जाती हैं और वहाँ पे जाने के बाद पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ था? क्यों झगड़ा हो रहा था? किस लिए बहू झगड़ा कर रही थी? वो तभी अंकित कहता है कि माँ, वो बोल रही थी कि मुझे पायल चाहिए, नथिया चाहिए, बिछिया चाहिए और भी सामान मुझे चाहिए। उसकी माँ कहती है कि बेटा कहीं से उसको ले आकर के दे दो ताकि वो अपना मुँह बंद रखे। बेटा हमारी जो समाज में कितनी बदनामी हो रही है। वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन देखता हूँ। और दोस्तों अंकित किसी से कर्जा लेता है और कर्ज लेकर के वो जब घर पे आता है तो कहता है कि नीलम तैयार हो जाओ, हम लोग बाजार चल रहे हैं, जो भी तुम्हें सामान चाहिए वो सब ले लेना। वो भी तैयार होती है और अपने पति के साथ में बाजार जाती है। वहाँ जाने के बाद वो सुनार की दुकान पर पहुँचती है, अपने लिए नथिया लेती है, पायल लेती है, बिछिए लेती है और कॉस्मेटिक की दुकान पर जब पहुँचती है तो वहाँ अपनी ज़रूरत का जो भी सामान होता है सब कुछ लेती है और सारा सामान लेकर के अंकित और उसकी पत्नी नीलम दोनों घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद फिर से वही उसका शुरू हो जाता है और चिल्लाने लगती है। वो कहता है कि सब कुछ जो भी तुमने कहा था सब कुछ मैंने कर दिया, अब क्या है? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब तुमको किस बात की कमी हो गई है, क्या तुम्हें चाहिए? वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। दोस्तों अंकित उस घर से बाहर निकल जाता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मैं आऊँगा तो इसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो अपने दोस्तों यारों के पास अपने गाँव में निकल जाता है। और इधर जो उसकी माँ होती है, अंकित की माँ, वो दरवाजे पर बैठी होती है और अंदर शाम के कम से कम 8 बज रहे होते हैं। अंदर से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, तो जो उसकी माँ होती है, वो जाकर के जब बाहर वाले दरवाजे के पास एक खिड़की होती है, खिड़की से देखती हैं, तो अपने घर का जो भी सामान होता है, उसकी शादी में जो मिला होता है, अलमारी, फ्रिज, कूलर और जो एक बेड होता है, एक बड़ा बक्सा होता है, वो सारी चीज़ों को एक पत्थर लेकर के उसी से तोड़ी जा रही होती है और चिल्लाती है, उसको तोड़ती है। तभी उसकी सास जब देखती हैं,
तो वो बाहर आकर के बैठ जाती है। वो कुछ भी नहीं बोलती हैं कि तुम क्या तोड़ रही हो और क्यों तोड़ रही हो। वो कुछ भी नहीं बोलती हैं, बाहर बैठी होती हैं कि तभी अंकित कहीं से आता है। तो आने के बाद पूछता है कि माँ क्या हुआ, अंदर कैसा शोर सुनाई दे रहा है और क्यों ऐसा आवाज आ रहा है अंदर से। वो कहती है कि बेटा अंदर से आवाज इसलिए आ रहा है कि जो नीलम है वो घर का सारा सामान एक ईंट लेकर के तोड़ रही है, उसी की आवाज आ रही है। तभी दोस्तों जो अंकित की माँ होती है कहती है कि बेटा अंदर मत जाना, उसका दिमाग खराब है, कहीं कुछ भी कर सकती है। वो कहता है कि नहीं, वो क्या करेगी, और वो तुरंत अंदर चला जाता है। जब दरवाजा खोल करके अंदर वो जाता है तो देखता है तो वो काफी गुस्से में होती है और सारा सामान तोड़ रही होती है। उसके हाथ से वो ईंट फेंकता है और कहता है कि ये क्या पागलपन है, ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं सारा सामान तोड़ूंगी क्योंकि मेरे मायके से मिला है। वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद जब वो बाहर निकल करके आता है, उससे भी लड़ाई करना चाहती है, लेकिन अंकित बाहर निकल आता है। जब आता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अगर तुम चाहो तो मेरे पास ही सो सकते हो, एक खाट पड़ी है, अंदर आज मत सोना, क्योंकि बहू का जो दिमाग है काफी गुस्से में है, वो कुछ भी कर सकती है। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि 3 साल से उसके साथ में रह रहा था, वो जानता था कि कहती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेगी। जब वो अंदर जाता है सोने के लिए तो वहीं पर खड़ी होती है। वो तुरंत जैसे ही अंकित अंदर घुसता है वो तुरंत उसे बेड पर ढकेल देती है और वो गिर जाता है। गिरने के बाद उसके सीने पर जैसे ही चढ़ जाती है और चढ़ करके दोनों हाथों से उसका जो गला है वो दबाने लगती है। तभी अंकित चिल्लाने लगता है और चिल्लाता है तो यही चिल्लाता है कि माँ मुझे बचा लो, मेरी जान ले रही है, माँ मुझे बचा लो, मेरी जान नहीं बचेगी। माँ दौड़ी दौड़ी अंदर जाती है और वो दरवाजे से ही चिल्लाने लगती है। जो भी गांव के लोग होते हैं अगल बगल, अंकित का बड़ा भाई थोड़ी दूर पर एक कुएं के पास सो रहा होता है। जब आवाज सुनता है तो वो भी दौड़ा दौड़ा आता है, सारे लोग भी आ जाते हैं। दोस्तों वो अंदर का नजारा वो लोग देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। दोस्तों शायद वो पहले से ही प्लानिंग करके रखी होती है। घर में डीजल रखा होता है, उसको अंदर रूम में अपने रख लेती है और इसके बाद जब अंकित को गला दबाती है, लोग बाहर से चिल्लाते हैं, तो तुरंत ही उतर कर डीजल उसके ऊपर डाल देती है और डालने के बाद माचिस में आग लगा देती है। जब आग लग जाती है उसका शरीर जलने लगता है। तो जो भी गांव के लोग होते हैं कहते हैं कि अंदर से इतना धुआं धुआं क्यों हो रहा है, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती है। तभी गांव वाले मिलकर उसके दरवाजे को धक्का दे करके तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद अंकित दौड़ करके बाहर आता है और उसका शरीर ऐसे जल रहा होता है जैसे खून की होली हो रही हो। इसके बाद वो भाग करके बाथरूम में जाता है, बाथरूम में पानी नहीं होता है, वो और भी चिल्लाता है। उसका भाई हिम्मत करके वहीं पे एक कंबल होता है, कंबल से लपेट देता है और लपेटने के बाद में जब वो बाहर आती है वो महिला निर्दयी तो कहती है कि छोड़ दो, इसे जलने दो, मैं यही चाहती हूँ कि जब तक जल करके राख ना हो जाए मैं यहीं पे खड़ी रहूंगी और इसकी बर्बादी का तमाशा देखती रहूंगी। दोस्तों सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि कैसी निर्दयी पत्नी है, कैसी हैवानियत उसके अंदर सवार हो गई है। दोस्तों जो भी गांव के लोग होते हैं तुरंत पुलिस को फोन करते हैं, 100 नंबर पे पुलिस आती है और एम्बुलेंस भी आती है साथ में। दोस्तों पुलिस वाले ही उसे एम्बुलेंस में लिटा करके लेकर के जाते हैं, उसका भाई भी साथ में जाता है और पुलिस साथ में जब वहाँ पे जाती है तो इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, इसका इलाज शुरू हो जाता है और जो भी बयान लेना होता है पुलिस वाले अंकित का बयान लेते हैं। क्योंकि अंकित अभी होश में ही था, वो बेहोश नहीं पड़ा था, क्योंकि बस उसे यही था कि उसे दर्द हो रहा था, जो भी जला था वो काफी दर्द दे रहा था और शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो कि जले बिना बाकी रहे, सारा अंग जल चुका था। दोस्तों वहाँ पे इसका इलाज 1 दिन चलता है अपने जिले में। वहाँ से जो डॉक्टर होते हैं उसे रेफर कर देते हैं रायबरेली के लिए। वहाँ पे उसका बड़ा भाई रायबरेली लेकर के जाता है। वहाँ जाने के बाद 3 दिन उसका इलाज चलता है। चौथे दिन वो अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों पुलिस वाले उसकी पत्नी नीलम को हिरासत में लेते हैं, उससे भी पूछताछ होती है, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी बयान ऐसा नहीं आता है कि जो कि अंकित के माता पिता चाहे अंकित इसमें आरोपी हों, क्योंकि सारी गलती इस नीलम की ही थी। ये घर में किसी को सही से रहने नहीं देना चाहती थी और बार बार यही बात कहती थी। जब भी झगड़ा करती थी तो ऐसे ही बोलती थी कि मैं बर्बाद कर दूंगी, किसी को घर में रहने नहीं दूंगी, देखना मैं सबको जिंदा जला डालूंगी। दोस्तों वही हुआ जो वो कह रही थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि वो कह रही है तो वही करेगी भी, लेकिन आज वो कर करके भी दिखा दी। दोस्तों आज नीलम सलाखों के पीछे है और अंकित इस दुनिया से चला गया। दोस्तों माता पिता का रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि माता पिता नहीं जानते थे कि ऐसे निर्दयी पत्नी से उसका विवाह करवा रहे हैं। दोस्तों अंकित के पिताजी यही बार बार कह रहे हैं कि अगर उसके पिताजी अगर धमकी नहीं दिए होते तो मैं कई साल पहले ही उसकी पत्नी से अपने बेटे का छुटकारा करा लिया होता। तलाक जो भी करना होता था मैं कहीं तक जाता, लेकिन दोनों का तलाक करवा के ही
रहता। लेकिन नीलम के पिताजी की धमकी आज मेरे बेटे को खा गई। उसकी धमकी के पीछे मैं डरता रहा कि कहीं ये लोग कुछ कर देंगे तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम कहाँ से इतना पैसा ले आएंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं अंकित के पिताजी की जो डरी सहमी जिंदगी थी आज उसके बेटे को खा गई। दोस्तों, जो उनके माता पिता हैं, भाई हैं, भाभी हैं, सब लोग यही मांग कर रहे हैं कि जैसे मेरा बेटा तड़प तड़प के मरा है वैसे ही बहू को भी फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको भी तड़पा तड़पा के ही मारना चाहिए। दोस्तों, उन लोगों की मांग ऐसे है, और लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, दुख में है कि अगर हमने शायद कुछ दिन पहले ही ऐसा फैसला ले लिया होता कि अपने बहू से और अपने बेटे से दोनों से तलाक हो गया होता तो आज मेरे बेटे की जिंदगी नहीं जाती, आज मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने होता और बहू जिसके साथ उसको रहना था वो अपना रहती, चाहे अपने मायके में ही रहती। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।